नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ कि बच्चों कल से अनअकैडमी के ऊपर मैं कुछ लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ये लाइव लेक्चर्स होंगे और ये स्पेशल लेक्चर्स में मैं लेने वाला हूँ। स्पेशल का मतलब होता है बेटा, जितनी भी क्लासेस मैं कल से लूँगा अनअकैडमी के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं, इस क्लास के अंदर मैं आपको ईएमटी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग जो ईएमटी पढ़ रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज थी मेरे पास कि सर आपकी जो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ईएमटी के, उन लेक्चर्स में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं तो हम लाइव नहीं अटेंड कर पाते, तो हम क्या करें। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लासेस कल से होने वाली है। तो सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो कल से हम लोग अनअकैडमी के ऊपर लाइव रहेंगे फ्रॉम टुमारो। और जो लेक्चर्स का टाइमिंग रहेगा लाइव लेक्चर्स का, वो रहेगा 9 to 10 PM। तो आप सब लोग जो भी मुझसे ईएमटी पढ़ रहे हैं बच्चों, वो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाके आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और उस अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो है 9 to 10 आप लोग आइएगा। ठीक है, लाइव आप लोग आइएगा। ठीक है, और साथ के साथ ही क्या बोलते हैं, CSIR नेट कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अनअकैडमी डाउनलोड करके आप लोग CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर आप मेरा नाम सर्च करिएगा, अक्षय जैन, और मुझे फॉलो कर लेना। और मुझे फॉलो करने के बाद में आप क्या करेंगे कि डेली 9 to 10 आपको मेरी प्रोफाइल पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे ईएमटी के, जो आपको कल से देखने हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ईएमटी के बारे में। सो स्टे कनेक्ट विद मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर सीरीज। बच्चों, कुछ सवाल बच रहे थे आज, दो तीन सवाल सारे हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, वो मैं आपको आज कंप्लीट करवा देता हूँ। और वो दो तीन सवाल करने के बाद जो है आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आगे बढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, इस ईएमटी वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, सवाल बड़े आसान हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं भी आपको अब दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को सोल्व करने में। 3 सवाल है, ज़्यादा नहीं है। 3 सवाल करने में आधा घंटा लगेगा बस। ठीक है ना, तो आधे घंटे की लेक्चर हमारा होगा। ये हमारा कल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब आज है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, फॉर अ प्लेन वेव of angular frequency omega of angular frequency omega and propagation vector k and propagation vector k propagating in the medium
propagating in the medium, मैक्सवेल इक्वेशन रिड्यूस टू। अच्छा, वेरी गुड। मैक्सवेल इक्वेशंस पूछिए। मैक्सवेल इक्वेशंस देखो बच्चों, ये सवाल आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। जब मैंने डेरिवेशंस करवाए थे उस टाइम पे मैंने आपको मीडियम के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है उस बारे में मैंने आपको समझाया था। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, k डॉट ई इज इक्वल टू 0। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, k डॉट h is equal to 0. Third Maxwell equation, k cross E is equal to omega epsilon h vector. And fourth Maxwell equation, k cross h is equal to minus omega mu E vector. ऑप्शन बी है ये आपके लिए सवाल। आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो ये सवाल करने में आपको इतना जोर नहीं आएगा। ये सवाल आपने इजीली कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे ऑप्शन लिखते लिखते ही आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि मीडियम के अंदर मुझे लग रहा है आपको ये शायद याद आ रहा होगा कि सर ने ऐसा कुछ कब लिखाया था। ऐसा कुछ मैंने कब लिखाया था, जरा सोचो। ऐसी मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने कब बनवाई थी। k dot h is equal to 0, k cross E is equal to minus omega mu h, and k cross h is equal to omega epsilon E vector। चलो समझ में आ गई मैंने क्या लिखा। बोलो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए। चलो आप ऑप्शन सोचो, तब तक मैं दूसरा सवाल और लिख देता हूँ आपके सामने। इसी का दूसरा पोर्शन है, ये सवाल नंबर 1 हो गया। इसी का दूसरा पोर्शन है सवाल का। इफ एप्सिलॉन एंड म्यू assume negative value, if epsilon and mu assume negative value in a certain frequency, in a certain frequency range, then direction of propagation vector direction of propagation vector k vector and the pointing vector s vector and the
pointing vector s vector in that frequency range in ये सवाल देखो, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पास करो। मतलब कहने का ये, आप ये सोच सकते हो सब स्लाइड शो करते हैं आप सवाल की तो जल्दी होता है सवाल, बट बच्चों स्लाइड शो करने में तुम्हारा ध्यान हर एक शब्द पे नहीं जाएगा। लिखने पे ऐसा होता है कि हम सवाल की बारीकियां समझते हैं। तो अब इस सवाल में ना बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईएमटी के क्वेश्चंस में। तो आप खुद एक बार एनालिसिस करो कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। आर रिलेटेड एज, इसलिए हमेशा पढ़ाई लिख लिख के करनी चाहिए। ये ऑनलाइन ने तो खैर बिगाड़ रखा है बच्चों के, लोग वीडियोस देख देख के काम चला लेते हैं। नहीं, आपको खुद अपने हाथों से चीजें करनी चाहिए। ऑप्शन ए, के वेक्टर इज पैरेलल टू एस वेक्टर। ऑप्शन बी, के वेक्टर and S vector are anti-parallel. Option C, K vector perpendicular to S vector, and option D, K and S makes an angle. K and S makes an angle. सोचो, देखो दोनों सवाल बड़े आसान हैं। आपको लग रहा है कि सर ने बड़े बड़े सवाल लिख दिए, हो सकता है शायद सवाल डिफिकल्ट हो। देखो पहला सवाल तो जिसमें बड़ा आसान है, मैंने आपको सॉल्व भी करवा रखा है कि मीडियम के अंदर किस तरीके से वेव प्रोपगेट होती है, उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था। मीडियम के अंदर वाली जब बात आती है, देखो बच्चों सिंपल सी बात है। मैं आपको चारों मैक्सवेल इक्वेशन फिर से मीडियम में लिख के दिखा देगा। नंबर वन, पहले का सॉल्यूशन देखना। पहली मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर जीरो। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो। क्योंकि मीडियम में लिख रहे हैं ना हम लोग, वैसे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, बट इसने सारे ऑप्शन में जीरो दे रखा है। देख लो पहली मैक्सवेल इक्वेशन को, इसका मतलब रो का कहीं नामो निशान नहीं है ना। कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। हालांकि म्यू नॉट जे भी होता है, बट इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी जे नहीं दे रखा। इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट की मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन सब का बात करते हैं। तो देखो डेल्टा का वैल्यू मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है कि जो डेल्टा होता है ना, वो आयोटा के होता है, और जो डेल अपॉन डेल टी होता है वो माइनस आयोटा ओमेगा होता है। बस इससे सारा काम हो जाएगा। आयोटा के रखते ही ये हो जाएगा के डॉट ई बराबर जीरो। यहाँ पर आयोटा के रखते ही क्या, आयोटा तो जीरो के बराबर चला जाएगा, आयोटा का इशू नहीं है। तो के डॉट बी बराबर जीरो, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा तो कोई इशू नहीं है, के क्रॉस ई, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और बी बराबर म्यू एच, तो ओमेगा म्यू एच वेक्टर, और लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है के क्रॉस बी इज इक्वल टू, वही आयोटा से आयोटा कट जाएगा, माइनस बचेगा, तो म्यू एप्सिलॉन और ओमेगा, और ई वेक्टर का ई वेक्टर रहेगा एच की फॉर्म में लिखना, तो बी बराबर म्यू एच होता है, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो के क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओमेगा ई वेक्टर। देख लो ये सारी इक्वेशंस कहाँ पर मैच कर रही है।
तो ये सारी क्वेश्चन ऑप्शन डी में मैच कर रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। रही बात सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो ये तो बड़ा आसान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ म्यू एंड एप्सिलॉन आर अज्यूम नेगेटिव वैल्यू इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज। तो बच्चों देखो, आपको ये नेगेटिव वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, जबकि मैंने आपको पहले कहा के और एस हमेशा पैरेलल होता है। ऑलवेज याद रखना, के और एस जो होते हैं ना वो हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है, ऑलवेज। अगर आपको समझना है के और एस की रामायण, तो मैं आपको समझा दूं कि के मतलब प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, ठीक है। एस मतलब पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि एनर्जी रेडिएटेड यूनिट टाइम यूनिट एरिया होता है। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है उसका एनर्जी उसी डायरेक्शन में रेडिएट होता है, उसी डायरेक्शन में निकलता है बाहर। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, के और एस हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। के और एस हमेशा क्या होता है, पैरेलल। तो इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मूला लिखवाया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये तो कहा था मैंने, एस मतलब पॉइंटिंग वेक्टर होता है, और पॉइंटिंग वेक्टर ही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो करता है। पॉइंटिंग वेक्टर से ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की सारी रामायण निकलती है। इसीलिए पॉइंटिंग वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे। आगे बात समझे, अगर x में आपका वेव प्रोपगेट है तो पॉइंटिंग वेक्टर भी s में ही होगा, ठीक है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A plane electromagnetic wave, a plane electromagnetic wave E is equal to 100 cos प्लस 4x, मतलब x डायरेक्शन प्रोपगेशन है उसका, वोल्ट पर मीटर। What is the direction constant? Sorry, what is the dielectric constant? What is the dielectric constant of the medium? बड़ा आसान सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है ना, आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैटेगरी में रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ अलग मतलब है। हालांकि आप लोग इसी तरीके से इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखो कि एप्सिलॉन आर निकालना मतलब कि कैसे निकालना समझाता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है एप्सिलॉन आर, ये आपको निकालना है। चलो करके देखते हैं। देखो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई विद 10⁸ मतलब टी का मल्टीपल। के यहाँ पर 4 है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मल्टीपल। ये तो खैर आपको आता होगा कंपेयर करना। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, उस अकॉर्डिंगली 3/2 मल्टीप्लाई विद 10⁸, ठीक है। बच्चों एक चीज है, वेलोसिटी ऑफ द वेव आपने निकाल ली, लाइट वेलोसिटी आपको बताई है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव मतलब होता है 1/√μ∈. लाइट वेलोसिटी भी आपको पता है, मैंने एक जगह लिखा था c/v जो होता है ना, वो होता है √μr∈r। नॉर्मली μr को हम लोग 1 मान लेते हैं, सो यूजुअली μr अगर नहीं बोला जाए तो उसको 1 लेके चलना होता है अपने आप, अपने मन से। तो एप्सिलॉन r जो जाएगा वो जाएगा c/v का पावर 2,
सी अपॉन बी, बेसिकली सी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, सी का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻8 और बी का वैल्यू कितना है 3/2 मल्टीप्लाई विद 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये सब कट जाएगा, दो ऊपर पहुंच जाएगा और दो का स्क्वायर 4 होता है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आ गई बात समझ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आसान सवाल है, ऐसा कोई आप चिंता मत लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत निकाला है, मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। बट अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें सारा मामला उल्टा करेंगे। उल्टा मामला मतलब कहने का ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना उल्टा मामला। बड़ा आसान सवाल है, लिखो क्वेश्चन नंबर 14। A plane electromagnetic wave has a magnetic field, has a magnetic field V vector is equal to B node sine x plus y by root 2 k plus omega t k can calculate the electric field E vector and average pointing vector। देखो तरीका वही का वही है, अगर इस तरीके का हो ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस फोर्थ इक्वेशन में आप क्या करो, जे को जीरो मान लो, जब तक जे नहीं गिवन हो, जे जब तक नहीं गिवन है तब तक तो हमको उसको लेके चलना है। बट अगर सॉरी नहीं गिवन है तो फिर वो जीरो लेके चलना है, बट अगर गिवन है तो वो रखना है। वरना यूजुअली ये वाली इक्वेशन काम में लेके चलो आप, ये एक मीडियम में होती है इक्वेशन, जे अगर नहीं हो तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बस। अब आप मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकाल लो, उल्टा हो जाएगा काम, बस इतना भी सही। तो हमारे पास कर्ल और मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो फिर आपको पता ही है कि कॉम्पोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट तो जीरो है, सो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, वाई नहीं है, बस जेड कॉम्पोनेंट है, समथिंग लाइक जो भी है। अब तो खैर आप निकाल सकते हो आराम से, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कर्ल ऑफ पी निकाल लेना, ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है। तो ये आएगा आई कैप बी नोट बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई रूट 2
के प्लस ओमेगा टी माइनस बी नॉट बाई रूट टू जे केप साइन। तो देखो, आप चाहो तो इसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो, जैसे आई केप का निकाला आप लोगों ने, तो डेल अपॉन डेल वाई, और जो साइन वाला इंटीग्रेशन है वो किया आप लोगों ने, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस के अंदर, और जो वाई का मल्टीपल है बी अपॉन, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, मैंने साइन को डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं वाई के रेस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस में, प्लस कोस के अंदर होता है ना, और जो वाई का मल्टीपल है 1/√2 वो बाहर आ गया, ठीक है। ठीक वैसे ही जे केप निकाला तो माइनस जे केप, और वही साइन का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो कोस में होता है, तो ये कोस में लिख दिया मैंने, और जो मल्टीपल है उसका 1/√2 बाहर ले लिया, सो कोस, ठीक है। ए प्लस ओमेगा टी, बस अब हमको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको, और कुछ नहीं करना। सो ई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 1/म्यू ई को आगे ले लेना है, बी नोट कॉमन है दोनों में, बी नोट अपॉन रूट टू कॉमन है, और कोस भी कॉमन है, कहा जाए तो कोस भी कॉमन है होने में, तो कोस कॉमन है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, सो साइन और टी का मल्टीपल ओमेगा है वो नीचे आ जाएगा, नीचे इसलिए आएगा बिकॉज इंटीग्रेशन में चीज़ें नीचे आती है, सो साइन और टी का रेस्पेक्ट में कैसे टी का मल्टीपल नीचे आ जाएगा, 1/√2 के प्लस ओमेगा टी, और ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, ये बचेगा, खत्म काम। और तो क्या, अब फाइनली हम लोग क्या निकालते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे आई क्रॉस, मतलब जो हमारा अगला है टास्क, एस इज इक्वल टू 1/म्यू नॉड ई क्रॉस बी, ये होता है। तो ई क्रॉस बी जब निकालेंगे तो अब ऐसी बात है 1/म्यू नॉड, तो ठीक है, ई के अंदर तो मेरे हिसाब से नीचे कुछ नहीं होगा, सॉरी ई के अंदर ये जो भी है नीचे, बी के अंदर कुछ नहीं है नीचे की तरफ, तो बी नोड तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो बी नोड का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ बी नोड है यहाँ बी नोड है, नीचे की तरफ कुछ नहीं है, तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा है, तो म्यू तो यहाँ भी है, तो म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन ओमेगा, और √2 है, यहाँ पर √2 है तो ये √2 भी आ जाएगा। साथ में अब हमको करना है इसका हिसाब किताब, यहाँ साइन है, ओके, और वहाँ भी साइन है, और वाह, दोनों ही साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर, और है ना, अब क्रॉस निकाल सकते हैं, ई क्रॉस बी होता है ना, तो ई के अंदर क्या है, आयोटा है, और बी के आयोटा क्रॉस के, मतलब आई क्रॉस के मतलब होता है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज चला गया ना, तो माइनस जे हो जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस जे, और फिर उसके बाद में माइनस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो क्लॉकवाइज है, मतलब आई के पे जाएगा, तो माइनस का आई के, बस सिंपल सा क्रॉस निकालना है, सिंपल से क्रॉस निकाला काम हो जाएगा।
अब हो क्या रहा है, उसने बोला एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालो। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है तो हम जानते हैं साइन या कोस का एवरेज तो जीरो होता है, बट साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जो एवरेज होता है ना वो हमेशा 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर है, टाइम एवरेज निकालना है, तो वही बात है, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन ओमेगा, और 1/2 होता है तो 2√2 हो जाएगा। दैट्स द आंसर। खत्म काम। तो इसी के साथ हमारा सारा काम खत्म हो गया है ना। इसी के साथ हमारा सारा काम क्वेश्चंस का खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बड़ा आसान है, इम्पोर्टेंट भी है। गेज ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो हर तरह की चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होता है, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या बात बोलता है कि बेसिकली क्या बोलते हैं, नए कोऑर्डिनेट को पुराने कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं नई परिस्थिति के वशीभूत। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें भी हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ये जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बेसिकली ये ना नए और पुराने पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करता है, पोटेंशियल के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक फैक्टर होता है जिसके थ्रू, जिसे गेज पैरामीटर बोलते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है ना। अब वो कैसे करता है वो आपको याद रखना है। एक स्केलर पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है, और एक वेक्टर पोटेंशियल है जो मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए। ई एंड बी मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी इनवेरिएंट, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। इनवेरिएंट का मतलब होता है बेटा, जो पुराने वाले पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वही नए वाले के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और अगर लैम्डा कोई गेज पैरामीटर है तो हमारे पास जो पुराना वेक्टर फील्ड वेक्टर पोटेंशियल है वो नए वाले में इस तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जो स्केलर पोटेंशियल है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था और ये आपको सीधा डायरेक्टली याद रखना है, बस यही वाले। ये है वेक्टर पोटेंशियल और ये है स्केलर पोटेंशियल। बस सीधा याद रखो इनको, और ज़्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एमएससी के टाइम पे डेरिवेशन आते हैं इसके, बट फिलहाल आपको डिराइव करने की कतई आवश्यकता नहीं है ना। गेज ट्रांसमिशन में बस इतने याद रखो, नए को पुराने में कर सकते हैं। लेमडा एक होता है स्केलर गेज पैरामीटर, स्केलर गेज पैरामीटर होता है ये ना, वेक्टर नहीं होता है। क्या होता है ये, स्केलर। तो गेज पैरामीटर के माध्यम से हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित दो चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। एक तो कुलोम्ब गेज कंडीशन होती है और एक लोरेंज गेज कंडीशन होती है। वो भी आप लोग लिख लो, हालांकि वो मैंने लिखा दिया आपको पहले भी, बट फिर भी एक बार लिख लो नोट डाल के अलग से। एक तो है कुलोम्ब गेज कंडीशन, है ना, ये होती है वो। और एक होती है लोरेंज गेज कंडीशन। ये गेज आदमी था बहुत जोरदार, इसने बहुत काम किया है गेज ने ना। लॉरेंज गेज कंडीशन ये होती है, जो लोरेंज होता है ना वो जीरो होता है। लोरेंज मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी अपॉन डेल टी बराबर जीरो।
ये लोरेंज कहलाता है। वो जीरो हो जाएगा तो वो लोरेंज की कंडीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं। अब बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने नॉर्मली लाइट वेव का पोलराइजेशन तो पढ़ा होगा, है ना, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन आई थिंक शायद आप लोग पहली बार पढ़ोगे। पोलराइजेशन तो होता है कंपोनेंट्स का एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाना, मतलब स्थिर हो जाना, संभल जाना। दैट्स सिंपली कॉल्ड पोलराइजेशन प्रोसेस। ठीक है ना। ये जो पोलराइजेशन प्रोसेस होती है ना, इसमें तीन तरह का हम लोग को पोलराइजेशन पढ़ना है: लीनियरली, सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइजेशन। हम इन तीनों के सवाल करेंगे, इन तीनों की कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है, और इन तीनों के पैरामीटर्स की बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और ये सवाल वगैरह वाला काम भी खैर करेंगे, मुझे लगता है कि अगली क्लास में करें तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग ही होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, दो तरह के हैं हमारे पास, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग समझना, एक्स में और वाई में, वो एक प्रोसेस है। चलिए कोई बात नहीं। लेट्स सी, ऑल्सो वी विल डिस्कस। ठीक है, पोलराइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। Okay, so let's see in the next lecture. Thank you very much. Bye bye.